अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैंने मायावती से कहा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ, मुझे मर्चेंटानी का पूरा पता बताओ। मैं सबसे पहले खुद वहाँ जाकर उस पर अपना आप जाहिर किए बगैर उसका सर्वे करना चाहता हूँ। मुझे मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। इसके बाद मैं उसकी फुल रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सेक्रेटरीट को रवाना कर दूंगा और यकीन करो कि उसे फ़ौरन वापस इंडिया बुला लिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। मायावती बड़ी खुश हुई, कहने लगी, लेकिन सर प्लीज़ इस सारी कार्रवाई में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, तुम मर्चेंटानी से डरती क्यों हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि दिल्ली ऑफिस तुम्हारी कारकर्दगी पर खुश होगा कि तुमने एक नाअहल शख्स की नाअहलियत को बेनकाब किया है। मायावती बोली, फिर भी सर प्लीज़ मेरा नाम ज़ाहिर न करें, मुझे मर्चेंटानी से सचमुच डर लगता है, उसने बड़े बदमाश पाल रखे हैं। मुझे मायावती की इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे मर्चेंटानी के घर का पूरा पता हासिल कर लिया और जब उठकर जाने लगा तो मायावती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने आपके लिए माश की दाल खास तौर पर बनवाई है, आप प्लीज़ यहाँ बैठें, मैं खाना मंगवाती हूँ। अभी एक सेकंड में प्लीज़, भूख मुझे भी लग रही थी। मुसीबत यह थी कि इस औरत ने मुझे भी हिंदू समझते हुए मुर्ग मुसलम की जगह दाल का बंदोबस्त कर रखा था। बहरहाल मैं बैठ गया। मायावती कमरे से निकल गई। उसके कमरे के बाहरी राहदारी में टेलीफोन लगा हुआ था। मुझे उसके फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आने लगी। उसने किसी से फ़ोन पर कहा कि खाना जल्दी ले आए। वो कमरे में वापस आई तो उसके कदम ज़रा से डगमगाए। मैंने उसे कहा, मायावती तुम्हें शराब ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़कर देखा और आजी से कहा, सर भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं रोज़ नहीं पीती, कभी कभी रात को थकान दूर करने के लिए पी लेती हूँ, और वो भी एक डबल पैक से ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन आज आपके आने की खुशी में 3 पैक पी गई हूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी रिपोर्ट में ये ना लिखिएगा कि मैं रात को शराब पीती हूँ। मैंने उसको तसल्ली दी कि मैं उसकी शराब का जिक्र किसी से नहीं करूँगा और उसकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिल्ली सेक्रेटरीट को भिजवाऊँगा। वो तो खुशी से निहाल हो गई। अब मैं ये सोच रहा था कि इस मायावती का क्या करूँ। मर्चेंटानी को ख़त्म करने से पहले मायावती को भी ख़त्म करना था। आखिर ये भी पाकिस्तान की न सिर्फ दुश्मन थी, बल्कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तकरीब कारियों में मसरूफ़ थी। इसके इन कार्रवाइयों से अब तक न जाने पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंच चुका था और न जाने कराची के कितने बेगुनाह लोग शहीद हो चुके थे। पाकिस्तान की सरजमीन को मायावती और मर्चेंटानी जैसे लोगों के वजूद से हमेशा के लिए पाक करना बेहद ज़रूरी और कौमी तकाज़ों के इन मुताबिक था। मायावती को मैं उस वक्त बड़ी आसानी से हलाक कर सकता था, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो रहा था। एक औरत पर हाथ उठाते हुए मैं कुछ झिझक रहा था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि मैं उसे खुद हलाक करने पर अपने आप को आमादा नहीं कर सका था। मैंने यही फैसला किया कि पुलिस को इतला करके उसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। उससे पूछगछ के दौरान हो सकता है पुलिस को कुछ मज़ीद मालूमात हासिल हो जाएं, और पुलिस की हिरासत से इस लड़की का फ़रार होना तकरीबन नामुमकिन था। इसमें एक बात का ख़तरा ज़रूर था कि मायावती के साथ पुलिस के तशद्दुद की कार्रवाई के पहले मरले में ही वो पुलिस को भगत राम और मेला राम के अलावा मेरा पूरा हुलिया भी बता देती। बाकी दोनों भर्ती तकरीबकारों को तो पुलिस तलाश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ चुके थे, लेकिन पुलिस को मेरा हुलिया ज़रूर मालूम हो जाता। और पहले लाहौर की पुलिस मेरे पीछे थी और अब कराची सिंध की पुलिस भी मेरे पीछे पड़ जाती। इसका मैंने एक ही हल सोचा कि पहले पाकिस्तान दुश्मन मर्चेंटानी का किस्सा पाक किया जाए, इसके बाद मायावती को गिरफ़्तार करवा दिया जाए, ताकि अगर वो पुलिस को मेरा हुलिया बता भी देती है तो जब तक कराची की पुलिस मुझे तलाश करने निकलती है मैं वहाँ से बहुत दूर श्रीनगर की पहाड़ियों में पहुँच चुका होता। वो रात मैंने खाना खाने के बाद मायावती के कमरे में नहीं, बल्कि इसी होटल के एक कमरे में बसर किया और सुबह मर्चेंटानी से दो हाथ करने साहिल समंदर की उस बस्ती की तरफ निकल खड़ा हुआ जहाँ पाकिस्तान दुश्मन भारतीय दहशतगर्द मर्चेंटानी रहता था।
मायावती से मैंने उसका पूरा पता मालूम कर लिया था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं मायावती से मालूम करना नहीं भूला था वो उस रोज़ का पासवर्ड था। मायावती ने खुफिया कापी में से मुझे उस रोज़ का पासवर्ड पढ़कर बताया। वहाँ पूरे 15 दिनों के अलग अलग पासवर्ड लिखे थे जो इन तकरीबकारों के बहमी मशवरे से तय हुए थे। मैंने मायावती से कहा, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा और मर्चेंट डानी के काम का पूरा जायजा लेकर आऊँगा ताकि उसके बारे में तुम्हारी खुफिया रिपोर्टों की रोशनी में अमृतसर सेंटर और दिल्ली की हुकूमत को ब्रीफ कर सकूँ। मायावती की वाकई मर्चेंट डानी से कोई ज़ाती दुश्मनी मालूम होती थी। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसके दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। होटल से निकलते ही मैंने एक बस पकड़ी जिसने पौन घंटे की मुसाफत के बाद कराची शहर से दूर साहिल समंदर के एक बस स्टॉप पर पहुंचा दिया। मायावती ने उस बस स्टॉप की जो निशानियां बताई थीं वो यहाँ मौजूद थीं। एक तरफ समंदर की खाड़ी थी, दूसरी तरफ मछेरों की झोंपड़ियाँ दूर तक चली गई थीं। आगे जाकर बस्ती के मकान भी नजर आ रहे थे। समंदर में माहीगीरों की कश्तियाँ तैरती फिरती थीं। माहीगीरों की बस्ती में एक छोटी सी मछली मार्केट थी। सुबह के वक्त यहाँ काफ़ी रौनक थी। मछलियों के ढेर और बड़े बड़े टोकरों की बड़ी नीलामी बोली जा रही थी। बहुत शोर मचा था। मैंने एक आदमी से मर्चेंट डानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मर्चेंट डानी के आदमी मार्केट में मौजूद हैं और वो खुद इस वक्त घर पर ही होगा। उसका मकान वहाँ से थोड़े फासले पर खाड़ी से ज़रा हटकर नारियल के दरख्तों के दरमियान बना हुआ था। ऊंची 4 दीवारी थी, लोहे का गेट लगा था। 4 दीवारी के अंदर एक मंजिला मकान था जिसकी लोहे की गैलरी पर एक सिंधी ने अजरक सुखाने के लिए डाल रखी थी। गेट की एक जानब 3 गधा गाड़ियाँ खड़ी थीं। गाड़ियाँ खाली थीं। गाड़ियों के पास ही दरख्त के नीचे 2 आदमी चाय की चैनक दरमियान में रखे गिलासों में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लिबास और शक्ल सूरत से वो मजदूर मछेरे लगते थे। मैं उनके करीब गया तो वो बातें करते रुक गए और मुझे देखने लगे। मैंने उनसे मर्चेंट डानी के बारे में पूछा तो एक ने लोहे वाले गेट की तरफ इशारा किया और कहा, यह सेठ का घर है। मैंने पूछा, सेठ मर्चेंट डानी घर पर है या कहीं गया हुआ है? दूसरे आदमी ने कहा, बाबा घंटी बजाकर मालूम कर लो, सेठ इस वक्त घर पर ही होता है। मैंने गेट के पास खड़े होकर घंटी वाला बटन दबाया। 3-4 बार बटन दबाने से अंदर किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे देख कौन है बाहर। लोहे का बड़ा गेट था, उसमें एक छोटा दरवाज़ा भी था। छोटा दरवाज़ा खुला तो एक नौकरानी ने मुझसे पूछा, क्या बात है जी, किससे मिलोगे? मैंने सेठ मर्चेंट डानी का नाम लिया तो वो दरवाज़ा बंद करते हुए यह कहकर चली गई कि पता करती हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आ गई। कहने लगी, क्या काम है सेठ जी से? मैंने कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, उनको एक ज़रूरी पैगाम देना है। नौकरानी एक बार फिर दरवाज़ा बंद करके और मुझे रुकने का कह कर चली गई। इस बार एक सियाह घुंघरी वाले बालों वाले मकरानी ने दरवाज़ा खोला। वो अपनी अंगारा जैसी आंखों से मुझे देखने लगा। क्यों जी, किससे मिलोगे? मैंने कहा, बाबा मुझे सेठ मर्चेंट डानी से मिलना है। उससे कहो कि मैं रावलपिंडी से उसके एक दोस्त का खास पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? मैंने कहा, मेरा नाम बिलावल है। अभी ठहरो यहाँ। वो भी चला गया। मर्चेंट डानी ने अपनी सिक्योरिटी का मालूम होता है बड़ा सख्त इंतज़ाम कर रखा था और कोई अजनबी शख्स काफ़ी छान फटक के बाद उससे मिल सकता था। मकरानी वापस आकर मुझे अपने साथ मकान के अंदर ले गया। सारे मकान में मछलियों की बू फैली हुई थी। सहन में एक तरफ कुछ औरतें बैठी मछलियों के टोकरे धो रही थीं। मकान के बरामदे में आकर मकरानी मुझसे इजाज़त लिए बगैर मेरे जिस्म पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरने लगा। क्या कर रहे हो? हालांकि मुझे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। मकरानी बोला, तलाशी ले रहा हूँ बाबा। और क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे पास असला वगैरह तो नहीं है। हमारे सेठ जी के यहाँ सज्जन भी हैं तो दुश्मन भी बहुत हैं। आ जाओ। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया जिसकी दीवार पर कैद आज़म की तस्वीर वाला कैलेंडर भी लगा हुआ था और उसके साथ ही राम लक्ष्मण की तस्वीर भी लगी थी। तुम बैठो, सेठ साहब अभी आकर तुमसे मिलते हैं। वो चला गया। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा जिसके पट खुले थे और सलाखों में से खाड़ी की जानब से समंदर की मरतूब हवा अंदर आ रही थी।
میں پاسورڈ کے وہ فکر ذہن میں دہرانے لگا جو مایاوتی نے مجھے اپنی ڈیری میں سے پڑھ کر بتائے تھے، اور جو ان تقریب کاروں کا اس روز کا خفیہ پاسورڈ تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک ناٹے قد کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے 4 خانے والا تہمت باندھ رکھا ہوا تھا، ایک صدری جسم پر تھی، کاندھے پر حاجیوں والا رومال تھا، رنگ گہرا سانولا تھا، سر منڈا ہوا تھا، تون تھوڑی سی بہر نکلی ہوئی تھی، ماتھے پر ہندو والا تلک اس نے نہیں لگایا تھا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو کے اصلی روپ میں ہی وہاں کاروبار کرتا تھا، مگر اس نے اپنا حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا تھا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کہاں سے آئے ہو جی؟ کس کا پیغام لائے ہو؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، مرچنڈانی آپ ہی کا شبھ نام ہے۔ کہنے لگا، ہاں جی، میں ہی سیٹھ مرچنڈانی ہوں۔ فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں بھی ہندو ہوں۔ میں نے کہا، میرا نام موہن چندر ہے، میں راول پنڈی سے آیا ہوں۔ وہ میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی مہاراج، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ تب میں نے اس روز کے خفیہ پاسورڈ میں کہا، یہ بتائیں کہ کیا گاندھی نہرو ملاقات آج ہی ہونے والی ہے؟ یہ جملہ سننے کے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اٹھ کر کھڑکی کا پٹ بند کر دیا، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ شیواجی مرہٹا کے بڑے بھائی ہیں؟ میں نے خفیہ کوڈ کا آخری جملہ دہرا دیا، بڑے بھائی کا دیہانت ہو گیا ہے۔ یہ 3 مکالمے ان تقریب کاروں کے اس روز کے پاسورڈ یا خفیہ کوڈ کے جملے تھے۔ ان جملوں سے انہیں اس روز کی ایک دوسرے کی شناخت کرنی تھی۔ مرچنڈانی نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے امرتسر سینٹر کی طرف سے پاکستان میں آپ لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں ایسی رپورٹیں ملی ہیں کہ یہاں کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا اور آپ لوگ انڈین گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے کرنل چڈا بھگت رام بیلارام اور مایاوتی کے ضمن میں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ کراچی میں تقریب کاری کا کام انتہائی غیر تسلی بخش ہے اور انڈیا کی سینٹرل سیکرٹ ایجنسی آپ لوگوں کو چھٹی دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ سیٹھ مرچنڈانی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، سر ہم تو بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے ماہ ہم نے حیدرآباد میں بھی فائرنگ کروا دی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب رپورٹیں موجود ہیں، اور میں یہ رپورٹیں پڑھ کر دلی سے چلا تھا۔ وہ میری خاطر تواضع میں لگ گیا اور میری خوش آمدیں شروع کر دیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں اس کے دوسرے ساتھی کون کون ہیں، اور اس نے اسلحہ وغیرہ کس لانچ میں چھپا رکھا ہے، وہ کہاں پر ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے اسلحہ کو بھی چیک کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی رپورٹیں ملی ہیں کہ تم پیسہ بچاتے ہو اور گھٹیا اسلحہ خرید لیتے ہو جو عین وقت پر دھوکہ دے جاتا ہے۔ مرچنڈانی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، سارے یہ بالکل غلط ہے، ہم اعلیٰ کوالٹی کا اسلحہ خریدتے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں تو تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی کام کر رہے ہیں، ان میں یہاں کے کتنے ہیں اور ہندو کتنے ہیں؟ میں نے یہ بلف چال چلی تھی۔ وہ بولا، سر مسلمان تو نہیں ہیں، 2 ہندو ضرور ہیں، وہی کراچی اور حیدرآباد میں وارداتیں کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، ان لوگوں کو دوپہر کے کھانے پر بلاؤ، میں دوپہر کا کھانا تمہاری لانچ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا، اور وہیں تمہیں وہ حکم سناؤں گا جو تمہارے بارے میں دلی آفس نے مجھے دے کر یہاں بھیجا ہے۔ مرچنڈانی کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ کہنے لگا، سر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے क्षमा کروا دیجیے، آئندہ سے سارا کام بالکل ٹھیک ہوگا۔ مایاوتی نے اس شخص کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ انڈیا حکومت کے پیسے کھاتا ہے اور ناقص اسلحہ خریدتا ہے۔ میں اسے اب تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپائے ہوئے کہا، مرچنڈانی، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم اپنی خاص لانچ پر ہمارے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو، اور دونوں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی وہاں پہنچنے کی خبر کر دو، وہاں تم سے بات ہوگی۔ آپ یہ مٹھائی کہاں سر؟ میں ابھی ان دونوں کو خبر کر دیتا ہوں۔ اس دوران وہی مکرانی نوکر کمرے میں مٹھائی کی تھالی رکھ گیا تھا۔ مرچنڈانی چلا گیا تو میں نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا کہ مجھے ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ہی طریقہ تھا کہ ان لوگوں کو اس لانچ میں جمع کروں جس کے نیچے اسلحہ کا ذخیرہ رکھا ہوتا ہے۔
और फिर किसी तरीके से उसको धमाके से उड़ा दूँ। मर्चेंट डानी के 5 तखरीबकारों को इतला देने के लिए ज़रूर वायरलेस वगैरह था, या फ़ोन पर वो खुफिया अल्फाज में उन्हें इतला देता था। वापस आकर मुझे कहने लगा, सर मैंने अपने दोनों आदमियों को इतला कर दी है, वो दोपहर के वक्त लॉन्च पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो पहले 2 तखरीबकारों के साथ इस्तेमाल की थी। मैंने मर्चेंट डानी से कहा, तुम मेरे साथ लॉन्च पर चलो, मैं तुम लोगों का असला वगैरह चेक करना चाहता हूँ। ज़रूर सर ज़रूर, अभी चलते हैं, मैं गाड़ी मंगवा लूँ। उसने एक खटारा किस्म की जीप रखी हुई थी जिसकी सीटें उखड़ चुकी थीं और छत गायब थी। हम जीप में बैठकर समुद्री खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ पहुँचे तो वहाँ किनारे पर एक घाट बना हुआ था जिसके साथ लगकर एक पुरानी लॉन्च पानी की लहरों पर ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ मजदूर उसमें से मछलियों के टोकरे उतार रहे थे। मर्चेंट डानी को देखकर उन्होंने उसे सलाम किया और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने मर्चेंट डानी से पूछा, क्या यही लॉन्च है? वो बोला, नहीं सर, वो लॉन्च दूसरी है, उस तरफ खड़ी है। उसने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा किया जहाँ खाड़ी का समंदर अंदर की तरफ चला गया था। यहाँ तक हम एक कश्ती में सवार होकर गए। इन दरख्तों के पीछे एक दूसरी लॉन्च खड़ी थी। उस लॉन्च पर रंग रोगन किया हुआ था। पहले वाली लॉन्च से यह ज़रा बेहतर थी। कश्ती लॉन्च के साथ लग गई। मर्चेंट डानी के कुछ मुलाजिम वहाँ पर मौजूद थे। छोटे से डेक पर 2 माहीगीर बैठे जाल की मरम्मत कर रहे थे। वो मुझे लॉन्च के नीचे ले गया। यहाँ हम एक तंग राहदारी में से गुजर कर एक केबिन के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। मर्चेंट डानी ने सदरी की जेब से चाबी निकालते हुए कहा, सर हम इस केबिन में अपना असला वगैरह और दूसरी चीज़ें रखते हैं। मैंने मसनूई तशवीश का इजहार करते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो छापा पड़ने का डर है, तुम किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रख लेते? वो ताला खोल रहा था। कहने लगा, सर वैसे तो हमने इसकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं इसे किसी दूसरी जगह छुपा दूंगा। केबिन में काफ़ी असला था। कलाशनकोफ़ें, राइफलें, 10 बम, 4-5 रिवॉल्वर और टाइम बम की सिकटें भी थीं। 6-7 टाइम बम मुकम्मल तैयारी की हालत में थे। कोने में एक तरफ लकड़ी का बक्स पड़ा था। मालूम हुआ उसमें डायनामाइट की सटकें हैं। इन सटकों को जोड़कर टाइम बम बनाया जाता था जिसके साथ टाइमर की डिवाइस लगा दी जाती थी। मैं बड़े गौर से असला का मुआयना कर रहा था। दिल में सोच रहा था कि इस लॉन्च को किस तरह धमाके से उड़ा दिया जाए। धमाके से पहले मैं खुद वहाँ से निकल जाना चाहता था। उस वक्त तक कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आया था। हम लॉन्च के ऊपर डेक पर आकर आरामदा कुर्सियों पर बैठ गए। मर्चेंट डानी ने जाल मुरम्मत करते मजदूरों को नीचे भेज दिया। मैं उसके साथ अमृतसर इंटेलिजेंस सेंटर और दिल्ली सेक्रेटरी सर्विस के हेडक्वार्टर की बातें करके उस पर मज़ीद असर डालने की कोशिश करता रहा। पासवर्ड के खुफिया मुकालमे ने मर्चेंट डानी को यकीन दिला दिया था कि मैं अमृतसर सेंटर का ख़ास आदमी हूँ जिसे वहाँ उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए भेजा गया है। वो बोला, सर मेरे पास बड़ी आला किस्म की सकाज मौजूद है, अगर हुक्म करें तो मैं ले आऊँ। मैंने कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर नहीं पिया करता। वो खामोश हो गया। फिर उसने इस किस्म की बातें शुरू कर दी कि जिन हिंदुओं को हम पैसे देकर धमाके वगैरह करवाते हैं वो अब ज़्यादा पैसे मांगने लगे हैं। हेडक्वार्टर से कहीं कि हमारे फंड की रकम बढ़ा दीजिए, इस रकम से गुजारा नहीं होता और काम भी तसल्ली बख्श तरीके से नहीं होता। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में दिल्ली जाकर खुद सेक्रेटरी सर्विस के इंचार्ज से बात करूंगा। फ़िलहाल तुम इस फंड में गुजारा करो। खाने का इंतज़ाम उस लॉन्च में किया गया था। दोपहर 1 बजे दोनों हिंदू तकरीबकार भी आ गए। दोनों पक्की उम्र के थे। आते ही उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और अदब से एक तरफ खड़े हो गए। ये दोनों मर्चेंट डानी के ख़ास तकरीबकार आदमी थे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा, अगर अपने गिरोह के और आदमी भी हों तो उन्हें भी फ़ौरन बुलवा लो। उनसे कहो कि क्वार्टर की ज़रूरी हिदायत पहुंचाना ज़रूरी है। मर्चेंट डानी बोला, नहीं सर, और कोई नहीं है, अभी तक तो यही 2 आदमी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। 4 हैदराबाद के बाज़ार में उन्होंने फायरिंग की थी और कराची में भी 3-4 धमाके कर चुके हैं। मैंने दिल में कहा, फ़िक्र न करो बदबख्तो, तुमसे एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लूँगा। मैंने इसके बाद यूं ही उनको हिदायत देनी शुरू कर दी।
یہ کہتے ہوئے کہ یہ خاص ہدایات مجھے براہ راست دلی سیکرٹریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے موصول ہوئی ہیں۔ یہ میٹنگ کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اس اثنا میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو لانچ کے گولہ بارود سے کیسے اڑانا ہے۔